जय हिंद सभी को। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में भी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल और चुनावी समीकरण के कारण ही क्या हो रहा है, नए तरह की चुनावी घोषणाएं हो रही हैं और उन्हीं घोषणाओं के चलते वर्ष 2023 में कुछ जिले बनाने की भी घोषणा हुई है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमें यही चर्चा करनी है कि वर्ष 2023 में कौन से नए जिले गठित किए गए हैं। ठीक है, तो वर्ष 2023 में जो 53वां जिला था जिसका नाम था मऊगंज, उसके बारे में मैंने पृथक क्लास जो थी बना दी है। पिछली क्लासेस में आप देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मऊगंज के गठन का जो इतिहास है संपूर्ण रूप से उसमें डिस्कस किया है। तो पहले वो क्लास देखें, उसके बाद ये वाली क्लासेस देखें तो आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे प्राप्त हुआ है। आपने सुना होगा या भी मनाया भी गया है, 1 नवंबर को 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? मध्य प्रदेश का। 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का होता है, मध्य प्रदेश का भी होता है और हरियाणा का भी होता है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और फिर मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब प्राप्त हुआ? 1 नवंबर 2000 में। जो वर्तमान स्वरूप है उसमें क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है मध्य प्रदेश का छोटा भाई, उसको पृथक कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि काफी एरिया था वो बड़ा हो रहा था प्रशासन की दृष्टि से। तो प्रशासनिक सुविधा के कारण छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। कब? 1 नवंबर 2000 में। जब पार्टीशन हुआ, दोनों का विभाजित किया गया, तो कुल 61 जिले थे जिसमें से 45 जिलों के साथ वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसे बनाया गया और 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को मान्यता मिल गई। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 45 जिलों के बाद के घटनाक्रम को। ठीक है, एक कब की स्थिति है? वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में 45 जिलों के साथ मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। कब? 1 नवंबर 2000 में 45 जिले। 2003 में 3 नए जिलों की घोषणा हुई और इस तरह से 48 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। जो 3 नए जिले बने, 3 से होता है त्रिभुज। तो मध्य प्रदेश के जो अंतिम बिंदु हैं उन पर त्रिभुज को आप पॉइंट आउट करें। कैसे? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। इस तरह से आप देखेंगे त्रिकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ। वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से? वो थे अशोकनगर गुना से अलग होकर, खंडवा से बुरहानपुर अलग होकर और शहडोल से अनूपपुर अलग होकर। ये 3 नए जिलों का गठन हुआ और 48 जिले हो गए मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में। ठीक है, अब 5 साल बाद 5 साल बाद वर्ष 2008 में एक नए जिले का गठन किया गया। 2 नए जिलों का गठन किया गया। 2 नए जिले जो गठित हुए वो कौन से थे? मध्य प्रदेश का पूर्वी छोर और मध्य प्रदेश का पश्चिमी छोर। मध्य प्रदेश का पूर्वी छोर क्या है? सिंगरौली, सीधी से अलग होकर, और झाबुआ से अलग होकर बना था अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का पश्चिमी छोर। तो 2 नए जिले बन गए। कितने हो गए? 50। जो 50वां जिला था वो कौन सा था? सिंगरौली। ये बातें मैंने बता दी हैं जब बात मऊगंज जिले के गठन की हुई थी। पुरानी क्लासेस को अपडेटेड रखें, यह आवश्यक है यदि आपको पढ़ाई से कनेक्टेड रहना है तो। ठीक है, 50वां जिला सिंगरौली 2008 में। उसके 5 साल पश्चात, हर 5 साल के ड्यूरेशन में बन रहे हैं। ठीक है, 2008 के बाद 5 साल मतलब 2013 में एक नया जिला बना जिसे कहा गया आगरमालवा। यह था 51वां जिला। आगरमालवा जो शाजापुर है, शाजापुर से अलग करके आगरमालवा को बनाया गया। उसके 5 साल पश्चात वर्ष 2018 में एक और नया जिला बनाया गया, निवाड़ी, और यह था मध्य प्रदेश का 52वां जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है निवाड़ी, जिसका जो क्षेत्रफल है मात्र है 1170 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बातें इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि अभी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है।
क्योंकि छिंदवाड़ा से एक अलग जो जिला है वो बना हुआ है। तो छिंदवाड़ा सबसे पहले, मैंने जब पिछली क्लासेस ली थी तो उसमें बताया था कि जो छिंदवाड़ा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है था, अब नहीं है। और जो निवाड़ी है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो छिंदवाड़ा से एक अलग जिले जो बनाया है वो है पांडुर्ना। इस कारण से जो इसका पहले क्षेत्रफल था वो था 11,815 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसमें से 1277 वर्ग किलोमीटर निकाल दो, फिर जो बचेगा वो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नया जिला बना वो कौन सा है? शिवपुरी। ये भी कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद ये भी छोटा होने वाला है, बताएंगे। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी 1170 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो कौन सा है? शिवपुरी 10,278 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पांडुर्ना जिला घोषित होने से पूर्व तो वो था छिंदवाड़ा 11,815 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें, इनसे प्रश्न आने की संभावना अधिक है। वर्ष 2018 में निवाड़ी जिला बना 52वां जिला मध्य प्रदेश का। वर्ष 2018 तक हो गए। 2018 में गवर्नमेंट आई थी किसकी? कांग्रेस की। तो वर्ष 2020 में उन्होंने मार्च वर्ष 2020 में 3 नए जिलों की घोषणा की, केवल घोषणा की, याद रखिएगा। कौन कौन से? मैहर, नागदा और बीना चाचौड़ागंज। मैहर को सतना से, नागदा को उज्जैन से, बीना चाचौड़ागंज को गुना से पृथक करके नए जिलों के बनाने की घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके 22 विधायक कहाँ चले गए थे? भारतीय जनता पार्टी में, जिस कारण से कमलनाथ सरकार गिर गई थी और फिर बन गई थी किसकी सरकार? शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। तो जो ए वाला पैरामीटर था, ए वाली घोषणाएं थी, ये क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। अब जो 2018 के पश्चात नए जिले बने वो बने 5 साल पश्चात, अर्थात वर्ष 2023 में। 5-5 साल का ड्यूरेशन चल रहा है। ठीक है, तो 2003 में 3 जिले, 2023 में 3 जिले। जो 3 जिले हैं वो कौन से हैं? 53वां मऊगंज, रीवा से अलग होकर बना। ठीक है, 54वां जिला पांडुर्ना, किससे अलग हुआ? छिंदवाड़ा से। और 55वां जिला बना मैहर, जो सतना से अलग हुआ। जैसे इन्हें घोषणा की थी मैहर की, तो इन्होंने भी मैहर को जिला बना दिया। और इसके अलावा प्रस्तावित भी हैं 2 नए जिले, वो कौन कौन से हैं? 56वां जिला वो बनेगा नागदा, उज्जैन से अलग करके बन सकता है या बनेगा भविष्य में। और 57वां जिला है पिछोर शिवपुरी से। इसलिए मैं कह रहा था कि जो शिवपुरी है 10,278 वर्ग किलोमीटर के साथ जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है मध्य प्रदेश का, वो कभी ना कभी कम होने के चांसेस हैं, यदि जो ये प्रस्तावित है ये घोषित हो जाए और गठित हो जाए। तो पिछोर को पृथक करके शिवपुरी से 57वें जिले के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है, इतनी बातें आपको आ गई होंगी समझ में। जो मेरा पिछला वीडियो है जिसमें हमने मऊगंज की चर्चा की थी, जो मऊगंज जिला है कब घोषणा हुई थी? मार्च में 2023 में। और गठित कब हुआ? 14 अगस्त 2023 को इसे ऑफिशियली गठित किया गया। और इसमें जो तहसील थी कौन सी थी? हनुमाना, नईगढ़ी, मऊगंज। ठीक है, इनको मिलाकर एक नए जिले के रूप में बनाया गया था रीवा में, उसे कहा गया मऊगंज। 53वें जिले की चर्चा ना करते हुए आज की क्लास है उसमें हम करेंगे 54वें और 55वें जिले की चर्चा। जो 54वां जिला है वो है पांडुर्ना। अब इनके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। स्पेस की कमी हमेशा ही रहती है, या तो बोर्ड छोटा पड़ता है या फिर नोट्स अधिक उपलब्ध करा देते हैं आपको। नोट्स आवश्यक हैं क्योंकि पीडीएफ से अच्छा है कि आप इनको स्वयं अपनी कॉपी में नोट कर लें, अलग से लिखवाने की या कुछ भी और भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पांडुर्ना जिले के बारे में, जो मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। किससे पृथक हुआ है? सबसे पहली चीज़ छिंदवाड़ा से। ठीक है, दूसरी चीज़ किन किन से सीमा साझा करता है? बैतूल और छिंदवाड़ा से 2 जिले हो गए। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर मृदा पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है।
काली मृदा के कारण यहाँ पर कपास और संतरा का उत्पादन अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है संतरा का। इसी कारण से पांडुर्ना को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। संतरा का शहर किसे कहा जाता है? पांडुर्ना को। ठीक है, पहली बात। अब और बातें समझिए। जो ये बना हुआ है पांडुर्ना, उसमें 2 तहसीलों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। प्रमुख जो है वो तो पांडुर्ना ही है और दूसरी है सौसर। तो पांडुर्ना और सौसर तहसीलों को गठित करके पांडुर्ना जिले का निर्माण किया गया है। और यह किस संभाग के अंतर्गत आएगा? छिंदवाड़ा आता था जबलपुर के अंतर्गत। तो ये वाला जो जिला है वो किस में आएगा? स्वाभाविक सी बात है, जबलपुर में। जबलपुर में कुल 9 जिले आते हैं। यदि जबलपुर में हम चर्चा करें, सबसे पहले देखो जबलपुर में, जबलपुर तो आएगा ही, नरसिंहपुर, याद रखना, जबलपुर नरसिंहपुर सेम सेम, सिवनी कटनी सेम सेम, नीनी, जबलपुर नरसिंहपुर, सिवनी कटनी बालाघाट, ये हो गए 5 जिले। ठीक है, मंडला डिंडोरी, मंडला से ही तो अलग हुआ था डिंडोरी, मंडला डिंडोरी, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना, छिंदवाड़ा से अलग हुआ पांडुर्ना, तो पांडुर्ना भी किस में आएगा? इसी में। इस तरह से कितने हो गए? 9 जिले। ठीक है, तो 9 जिले किस में है? जबलपुर संभाग में। पहले 8 थे, अब 9 हो गए। दूसरी चीज, ये जो जिला बना हुआ है ये किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो वो है महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र से सीमा साझा करते थे। मैंने बताया था जब पड़ोसी राज्यों की बात की थी, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात, इतने राज्यों से सीमा साझा करता था। कौन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले वर्तमान में, ठीक है, पहले थे 9, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र राज्य से सीमा साझा करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और बैतूल। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 इस साइड आइए, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, 5 हो गए। टोटल कितने हो गए? 10। तो महाराष्ट्र राज्य से पहले 9 जिले सीमा साझा करते थे, लेकिन पांडुर्ना के निर्माण होने के पश्चात मध्य प्रदेश के 10 जिले महाराष्ट्र राज्य से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है पांडुर्ना का वो है 1277 वर्ग किलोमीटर। इसका है 1170 और इसका है 1277। तो 1277 वर्ग किलोमीटर यदि हम छिंदवाड़ा जिले के 11,815 से कम कर दें तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो किसका कहलाएगा? छिंदवाड़ा का। तो मध्य प्रदेश के 54वें जिले में पांडुर्ना का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1277 वर्ग किलोमीटर। चूंकि यह सीमा साझा करता है महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र से, इस कारण से यहाँ पर जो बोली जाती है भाषा वो मराठी बोली जाती है और गोंडी, क्योंकि जो जनजाति है गोंड जनजाति वो भी इस क्षेत्र में निवास करती है, तो इस कारण से यहाँ पर मराठी और गोंडी बोली या भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब कुछ तथ्य इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख नदी बहती है पांडुर्ना में वो कौन सी है? वो है जाम नदी। और इसी नदी के किनारे ही होता है गोटेमार मेला। कौन सा? गोटेमार मेला। एक्चुअल में जो मराठी भाषा में गोटेमार का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? पत्थर मारना। मार अर्थात मारना, और गोटे गोटियां अर्थात पत्थर मारने से संबंधित है यह मेला। कौन सा? गोटेमार मेला। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, घोंगरा जलप्रपात सौसर में स्थित है। और तीसरा है जाम सावली हनुमान मंदिर। यहाँ जो पांडुर्ना है वहां पर जाम नाम से बहुत कुछ है। क्या है? जाम से जाम नदी और जाम सावली हनुमान मंदिर। यह जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध है और यहीं पर हनुमान लोक बनाने की घोषणा हुई है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो पहले उन्होंने इसी मंदिर को विजिट किया था, दर्शन किए थे भगवान हनुमान जी के। जाम सावली हनुमान मंदिर गए, वहीं पर हनुमान लोक निर्माण की जो आधारशिला है वो रखी। यहाँ पर लगभग 37 करोड़ रुपए के खर्च वाली परियोजना हनुमान लोक के रूप में निर्मित की जाएगी। कहाँ पर? पांडुर्ना में। तो हनुमान लोक बनाया जाएगा, जैसे उज्जैन में महाकाल लोक, इस तरह से है ना। देवी लोक कहाँ पर बनाया जा रहा है? सलकनपुर जो पर्वत है, विंध्यवासिनी माता का जो मंदिर है वहाँ पर देवी लोक बनाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोकों की इस टाइम घोषणा हुई है, तो उनके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ आइए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है।
कोई नहीं, काम की ही तो बातें हैं, लंबी भी हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है, देख लियो 1.25 की स्पीड से देख लियो। जाम सावली हनुमान मंदिर कहाँ पर स्थित है, पांडुर्ना में, तो ये प्रमुख चीज है। अब सबसे पहले एक जो गोटेमार मेला है इसके बारे में थोड़ी सी रोचक बातें समझिए। जो जाम नदी है वो उसके तट पर है पांडुर्ना, ठीक है, और इसी के तट पर है दूसरा सावर गांव। कौन सा, सावेर गांव। अब क्या हुआ था, एक घटना घटित हुई थी पहले, ऐसा बताते हैं किंवदंतियां हैं कि सावेर गांव की थी लड़की। अब लड़की होगी तो प्रेम प्रसंग अवश्य होगा, समझ गए होंगे वैसे। पांडुर्ना का था लड़का। अब जब जो प्राचीन समय के में जो प्रेम वगैरह प्रेम प्रसंग होते थे वो सार्वजनिक करना काफ़ी ये माना जाता था कि सामाजिक दृष्टि से वो सही नहीं है, और समाज फिर पहरे लगाती थी। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत है। वैसे भी कहते भी हैं कि जब जब प्रेम पर पहरा हुआ है प्रेम और भी गहरा गहरा हुआ है, ऐसा सुना होगा आपने, गाना है वैसे। तो भैया जे सावेर गांव की लड़की थी, पांडुर्ना को लड़का था, तो समझ रहे, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो। प्रेम प्रसंग होने के कारण ये एक दूसरे के साथ भाग रहे थे, और भागते समय जब ये नदी को पार कर रहे थे तो यहीं पर दोनों गांव के लोगों ने क्या हुआ, पत्थर मारना चालू कर दिया, और इस कारण से उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो इसी के प्रायश्चित के लिए आज भी ये लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। किस नदी पर, जाम नदी के तट पर इन गांव के लोगों को, समझ रहे। तो जो सावेर गांव के लोग होते हैं, एक पलास जो पेड़ होता है, पलास के पेड़ पर झंडी बांध देते हैं, माता चंडी का पूजन करते हैं, उसके बाद बीच में नदी के क्या बांध देते हैं, एक झंडी बांध देते हैं पलास के पेड़ पर। जो पलास होता है, पलास का पेड़, वो इंडिकेटर होता है काहे का, उस लड़की का, मतलब उस लड़की के सूचक के रूप में किसे लगाया जाता है, उस पलास के पेड़ को। तो पलास के पेड़ को लगा दिया जाता है नदी में। तो जो झंडी होती है, इस भगवा झंडी को खोलने का प्रयास करते हैं कौन, पांडुर्ना के लोग। तो ये पत्थर मारते हैं और ये भी मारते हैं, इसमें काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, मान्यताएं हैं लोगों की, तो वो मना रहे हैं। तो फिर जो पांडुर्ना के लोग होते हैं, जब तक इसको जो झंडी है उसको अधिग्रत कर लेते हैं, पलास के पेड़ को तोड़ लेते हैं, तो ये माना जाता है कि जो गोटेमार मेला है वो समाप्त हो चुका है। इस तरह की मान्यता है, और इस तरह से ही इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो गोटेमार मेला के संबंध में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा ये पांडुर्ना जिले के अंतर्गत मनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बात 54वें जिले की। अब आते हैं बात 55वें जिले की। 55वां जिला है वो कौन सा है, मैहर। याद रखिएगा इनको, ठीक है। 5 अक्टूबर को दोनों की घोषणा हुई थी। मैहर को सतना से पृथक करके इसे जिला बनाया गया 55वां, जिसमें 3 तहसीलें थी। कौन कौन सी, मैहर स्वयं, अमरपाटन और रामनगर। जो कमलनाथ गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसे जिले के रूप में घोषित किया था, जिसमें मैहर, अमरपाटन, रामनगर और उचेहरा तहसील को शामिल किया गया था। लेकिन इसमें उचेहरा तहसील शामिल नहीं की गई है। वर्तमान में मैहर, अमरपाटन और रामनगर तीनों तहसील को मिलाकर एक नए जिले के रूप में मैहर को मान्यता दी गई है, जिसमें 654 गांवों को शामिल किया गया, और इसका जो क्षेत्रफल है 2218 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2218 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बोली, स्वाभाविक सी बात है कि ये बघेलखंड के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाएगी, बघेली। अब इतनी बात समझिए कि जो ए वाला भाग है ये क्या है, यही है मैहर। तो मैहर की सीमा किस किस से साझा होती है, तो मैहर की सीमा पन्ना, सतना, रीवा, ठीक है, कटनी, उमरिया, शहडोल और सीधी, ठीक है। तो 1 2 3 4 7 जिलों से सीमा साझा करता है कौन, मैहर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। मैहर जो नया जिला बना है 55वां जिला, वो 7 जिलों से सीमा साझा करता है, लेकिन किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो रीवा संभाग है, रीवा संभाग के अंतर्गत ही पहले आते थे 5 जिले, अब कितने हो गए, 6 जिले, क्योंकि मैहर किस में शामिल हो गया, रीवा संभाग में। तो रीवा में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 जिले हो गए, और मऊगंज और मैहर, ठीक है, 6 जिले किस में आ गए, रीवा संभाग के अंतर्गत। मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, क्यों, यहाँ पर अलाउद्दीन खां
अलाउद्दीन खान कौन थे? सरोद वादक थे। क्या बजाते थे? वाद्य यंत्र था सरोद वादक। उनकी कर्म स्थली रही है मैहर, इस कारण से इसे संगीत राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है? मैहर। और मैहर बैंड के नाम से यहाँ पर ग्रुप भी है, मैहर बैंड। तो मैहर दरबार भी था किसका? जो सरोद वादक थे अलाउद्दीन खान का। तो मैहर को इस कारण से संगीत नगरी भी कहा जाता है। इनका जो म्यूजियम है आज भी वहां पर है जब आप मैहर जाएंगे। अब मैहर में ही मैंने बताया था एक पर्वत है, कौन सा? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत किसके किनारे है? तमसा नदी के किनारे। और त्रिकुट पर्वत पर ही शारदा माता का शक्तिपीठ है, पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ पर अलाउदल जो थे वो माता शारदा के उपासक थे, तो इस कारण से उनका क्षेत्र भी माना जाता है अलाउदल का। माता शारदा मंदिर त्रिकुट पर्वत तमसा नदी पर। यहाँ पर ही व्हाइट टाइगर सफारी जो एशिया में केवल एक ही जगह है, वो है कहाँ पर? मैहर में। पहले सतना में थी, अब किस में हो गई? मैहर में। तो व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है एशिया की? वो है मैहर में। यहाँ पर बाणसागर जलाशय है। और जो अंतिम बात है वो है मार्कंडेय ऋषि आश्रम। एक द्वीप है जिसे कहा जाता है शीर्षी द्वीप। शीर्षी द्वीप को पास करके कहाँ पर जाया जाता है? मार्कंडेय घाट। ये एक ऋषि थे जो भगवान महादेव के काफ़ी बड़े उपासक थे, भगवान शिव को मानते थे। तो इनके बारे में भी एक कहानी है। अब कहानी सुनाएंगे तो बातें लंबी हो जाएंगी, फिर भी सुन ही लो। कहानी ये है, जो ऋषि थे मार्कंडेय, इनके पिता का नाम था मार्कंड। क्या था? मार्कंड। तो पिता का नाम था मार्कंड। इनके पास संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने उपासना की किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव की उपासना की तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपको दो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है? या तो गुणहीन लेकिन दीर्घायु, मतलब गुण नहीं होंगे लेकिन जिएगा बहुत जो भी पैदा होगा, या फिर गुणवान बालक लेकिन अल्पायु, कम उम्र का होगा, 16 वर्ष का। ऐसा बोला गया कि मैक्सिमम 16 वर्ष तक जिएगा लेकिन वो गुणवान होगा। तो इन्होंने कहा मार्कंड ने कि मुझे गुणवान बालक चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छे गुणों के होंगे तभी तो सही रहेगा। तो गुणवान बालक चाहिए, भले ही अल्पायु हो। लेकिन जो मार्कंडेय ऋषि थे, इन्हीं के पुत्र, मार्कंड के पुत्र का नाम था मार्कंडेय, ठीक है। तो उनको अपनी माता से पता चलता है कि वो अल्पायु है। तो उनके पिता कहते हैं एक काम करो, आप भगवान शिव की आराधना करिए। तो ये भगवान शिव की आराधना करते हैं मार्कंडेय ऋषि। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं और फिर उन्हें वरदान दिया जाता है अमरत्व का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि काल को भी रोकने वाले थे भगवान शिव, तो उन्होंने काल को रोका, उनकी मृत्यु को रोककर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था मार्कंडेय ऋषि को। उन्हीं के नाम पर वहाँ घाट भी है और मार्कंडेय ऋषि आश्रम भी है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई मैहर और पांडुरना के बारे में। उम्मीद करता हूँ क्लास भले ही बड़ी हो सकती है लेकिन रोचक होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।